जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों का स्टडी फंडा यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्लीट मैथ्स की मैराथन कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे और हर एक चैप्टर से लगभग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं मेरे द्वारा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 10 ईयर्स। ए और बी है, उनकी डिफरेंस कितना है? 10 साल है। ठीक है। 4 years ago द रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 7:5। 4 साल पहले ये रेशियो कितना था? 7:5 था। यानी 4 साल पहले की बात कर रहा है। ए और बी का रेशियो गिवन था 7:5। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब देखो ध्यान से, ये जो डिफरेंस दे रखा 10 साल, तो दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब है कि अगर आज आप इसको पहले कम्प्लीटली बड़ा कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज आप 20 साल के हो, आज आप 20 साल के हो और कोई आपसे 5 साल बड़ा है, यानी 25 साल का है, तो मान लो ये प्रेजेंट की एज है। और इसको अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँगा, पावर में अगर मैं माइनस लगा रहा हूँ तो 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये 15 साल को क्यों होंगे आप, और जो दूसरा पर्सन है वो कितना होगा 5 साल पहले? 20 साल का। तो भी तो 5 साल का ही गैप है। यानी दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी 4 साल पहले भी एज का डिफरेंस कितना रहा होगा? 4 साल पहले भी एज का डिफरेंस रहा होगा 10 साल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 2 की वैल्यू कितनी होगी? 10 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी। ठीक है। अब सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो 7 पंजे ये 35 हो गया 4 साल पहले, और ये 5 पंजे 25 हो। ठीक है। तो 4 साल पहले 35 है और 25 है, मतलब 4 साल पहले की ये एज है। तो प्रेजेंट में ये 39 हो जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 29। अब ये दोनों जोड़ने सम पूछा है, तो 9 9 18 के 8 हासिल 1 3 और 3 6 68 आपका सम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयशा या ईशा father was 38 years of age when she was born and her mother was 36 years old when her brother 4 year younger to her was born। ठीक है। क्या हुआ? 4 लोग हैं। एक तो है आपके पास ईशा, ठीक है, एक उसका भाई है ब्रदर, और एक इसकी मदर है, और एक इसके क्या है? फादर है। ये क्या है? इसके फादर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो क्या बोल रहा है? जब ईसा वॉज बॉर्न, जब ईसा पैदा हुई तो उसके पिता 38 साल के थे। फादर कितने साल के थे? 38 ईयर्स के थे। फादर कितने साल के थे? 38 ईयर्स के थे। ठीक है। एंड हर मदर वॉज 36 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर वॉज बॉर्न। उससे 4 साल छोटा भाई। इसका मतलब जब ये 4 साल की हो गई होगी तब जाके इसका भाई पैदा हुआ होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हर बार हर किसी का 4 साल बढ़ गया होगा। तो इस मदर की एज इस कंडीशन में दे रखी, इस कंडीशन में दे रखी थी फादर की एज, इस कंडीशन में दे रखी आपको मदर की एज। तो मदर की एज कितनी दे रखी जब भाई पैदा हुआ? तो भाई जब पैदा हुआ, सॉरी यहाँ पे ये 0 है ना, भाई यहाँ पे क्या हुआ था? पैदा। तो ध्यान से मेरी बात समझोगे, ये भाई पैदा हुआ, ये 0 है। ठीक है। तो उसकी माता थी 36 साल की। ठीक है। तो ये 4 सब बड़े होंगे, है ना। तो 38 का ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस द एज ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स की एज का डिफरेंस पूछ रहा है। हमेशा सेम ही होता है, यहाँ पे ही निकालोगे आप डायरेक्टली। तो कितना हो गया? 6 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, 36 है तो इसको 4 साल पहले भी ले जा सकते हो, 32। तो यहाँ पे और यहाँ पे भी एज का क्या है? आपका सेम गैप है। ठीक है। तो ये था एज की प्रॉब्लम, ऐसे टाइप की आप आ सकती है। और एज कई चैप्टरों में आपको रेशियो में भी गिवन होगा कई जगह। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन ए स्कूल 600 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं? 600। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इज़ 12 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज़ 11 ईयर्स।
ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द स्कूल इज़ 11 ईयर 9 मंथ, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लगेगा एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड कब लगता है, कैसे लगता है? जब आपके पास अलग अलग दो क्वांटिटी गिवन और उनका एवरेज या परसेंटेज या रेशियो गिवन हो, तो आपके पास मेथड ऑफ एलिगेशन यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे आपका जस्ट मिनट, इसको एडजस्ट कर लें एक बार। ओके, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर गर्ल्स को मैं बी और जी ही ले लेते हैं, ठीक है। इनका एवरेज ले लेते हैं हम कुछ, मान लो बॉयज़ का एवरेज कितना गिवन है, 12 साल है, और गर्ल्स का एवरेज कितना गिवन है, 11 साल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एवरेज लिख दिया, यहाँ पे भी हमने एवरेज लिख दिया। अब हमें ऑल ओवर एवरेज लिखना है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, है ना। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिला के हमारा जो एवरेज है पूरे स्कूल का, देखो 11 साल 9 महीने, कितना है, 11 साल 9 महीने, 11 साल पूरा लिख लेते हैं इसे, 11 साल 9 महीने। क्या लिखना है हमें, फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। 11 साल 9 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन बनाओगे आप। अब आपको पता है यहाँ पे डिफरेंस हम लेते हैं, तो 11 साल और 11 साल 9 महीने का डिफरेंस आपका 9 महीने का डिफरेंस हो गया, और 12 साल और 11 साल 9 महीने का डिफरेंस 3 महीने का हो। यानी ये रेशियो जो है 9:3 को हम लिख सकते हैं 3 3 9, 3 कम 3, 3 से फिर से काट सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू होती है रेशियो 3। अब ये जो रेशियो होता है ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया आपके पास, 3:1। आपको बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल का कितना होगा, गर्ल्स का हिस्सा ये है 1/3 और 1 4, ये टोटल का, और टोटल कितने हैं 600। इसका मतलब 150 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो ये 150 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एवरेज से आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 5050। एवरेज मंथली इनकम ऑफ वाई एंड जेड इज़ 6250 एंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड जेड इज़ 5200 रुपीज़, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई निकाल लोगे आप, एवरेज है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 505 का हो जाएगा 1010, है ना। 505 का क्या हो जाएगा 1010, ठीक है भाई। तो 1010 हो गया यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक, इंटू एक जीरो और लग जाएगा ये वाला जीरो, ठीक है। और y प्लस जेड में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 625 का कितना हो जाएगा 1250, ये 1250 में जीरो लग जाएगा। और z प्लस एक्स या x प्लस जेड में कितना हो जाएगा 52 का हो जाएगा 104 और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप तीनों को जोड़ सकते हो, x निकालना आपको, तो जिसमें x कॉमन है वही जोड़ दो बस, सीधा सीधा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड होगा भाई, लेफ्ट साइड में ये जुड़ेगा, ये वाली इक्वेशन में जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे 10,000 10 20,500 हो जाएगा, 20,500 हो गया, ठीक है। अब y प्लस जेड आपके पास है 12,500, यानी 2x की वैल्यू 20,000 माइनस 12,500 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस होके, तो 20,000 में से 12,500 हो गई, कितने बचे 8,000। तो x की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी 4,000, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक तरीका भी है कि आप तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा आपका 10 10 20 10 30 2 32 33,000, है ना, 32,000 रुपये, ठीक है। 30 और 2 32, 10 20 30, ये तीनों जोड़ने हैं, मतलब आपको 10,000 20,000 30,000 2 32,000 और एक 33,000 के आसपास ये बनेगा। और फिर आप उसमें 2 से डिवाइड करके y प्लस जेड माइनस कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। बट आपको जब भी ऐसी 3 इक्वेशन देखने को मिलती है तो आप जो कॉमन होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो जहाँ जहाँ होता है वो आप ऐड कर दो और बाकी दूसरी वाली माइनस कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है आपके पास परसेंटेज का। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively.
मतलब 2 नंबर हैं, मान लो ए बी है और तीसरा सी है। तो ये जो 2 नंबर हैं, ठीक है, ये जो 2 नंबर हैं ये तीसरे नंबर से ये 30% कम है। कितना कम है? 30% कम है। और ये आपका 37% कम है। तो आप इतना कम है, ठीक है। तो 100 से ले लेते हैं, आसान होगा। 37 कम कर दोगे तो 63 बचेगा और 30 कम कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 70, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देन सेकंड नंबर इज़ व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। ये नंबर इससे कितना कम है, कितना परसेंट कम है? तो 7 कम है। किससे कम है? ए से कंपैरिजन करेंगे तो ए नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो 7 धाम 10, 10% कम है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टी इंक्रीज बाई 20%, अ मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन बाई 20%। अब इनकम इक्वल्स टू होता है रेट इनटू सेल और एक्सपेंडिचर होता है रेट इनटू कंजप्शन, ठीक है। और इस टाइप के जब फॉर्मूले लगते हैं जहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आप सभी को पता है कि एक्सपेंडिचर में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, टोटल रिवेन्यू में। तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू एक तरीके से कंजप्शन मतलब खर्चा हो गया, है ना। रिवेन्यू की जगह यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए था, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ा या फिर डायरेक्ट बोलता क्या इफेक्ट इसे पड़ा। तो ये चीज़ में आपको पता है कि इफेक्ट परसेंट में लगता है x + y + xy/100। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्लस का 20 लगेगा और कंजप्शन रिड्यूस करना है बाई 20%, ठीक है। तो -20 -20 × 20/100, ठीक है, ये लगेगा आपका। तो ये जो कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका हो गया -4%, यानी 4% डिक्रीज आप इसे बोलोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 1140 रुपीज़ में, ठीक है, एंड बियरिंग अ लॉस ऑफ 5%। किसी भी आर्टिकल की जो सीपी होती है वो 100% होती है, ये तो आपको पता ही है। अब 5% लॉस में बेचा तो इसकी एसपी की परसेंटेज होगी 95%। सीधी सी बात है, सीपी में ही परसेंटेज होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 95% की वैल्यू हो जाएगी 1140 रुपये, ठीक है। तो ये एसपी गिवन था। एट व्हाट प्राइस ही शुड सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 5%। 5% का अगर गेन चाहिए तो जो एसपी होगी वो कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 105% की। सीधी सी बात है, 100 से बढ़ाना है 5%। तो इसकी 95% की वैल्यू 1140 है तो 105% की वैल्यू निकालनी। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 114 0/95 और 105 की वैल्यू निकालनी तो 105 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो 19 पंजे 95, 19 छक्के 114, 12 ये कट गया, 12 पंजे 60, 12 कम 12, 1260 आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगी। तो आपको पहले बीच में सीपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, एसपी टू एसपी आपको निकालना पड़ रहा है। यानी एसपी ही गिवन है और एसपी ही आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अ पर्सन परचेज एन आर्टिकल विद 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, यानी खरीदा 30% डिस्काउंट में एमपी से, है ना। तो 100 एमपी मान लो तो 70 रुपये में ख़रीदा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ही सोल्ड द आर्टिकल विद 12% प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से 12% ज़्यादा में बेचा, है ना। तो इसका मतलब एसपी हो जाएगी 112, ठीक। और फाइंड हिज गेन परसेंट इन सीपी। सीपी में गेन परसेंट बताना है। तो भाई सीपी इतनी है, एसपी इतनी है ना। तो आप बोलोगे कितने का फ़ायदा होगा यहाँ पे? 42 का फ़ायदा हो गया, किस में? 70 रुपये में इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42 कितना आ गया? 60% का बेनिफिट यहाँ पे हो गया सीपी में। क्योंकि अब देखो, अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो हमेशा सीपी में हम लेते हैं, लेकिन इसने इस बार क्या करा था? एमपी पे इसने प्रॉफिट बताया था कि एमपी से 20% ज़्यादा में इसने बेचा, और निकालना किस में था? एक्चुअल में सीपी में। एक्चुअल में तो सीपी में ही होता है हमेशा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। 366 रुपीज़ आर डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सो दैट ए रिसीव हाफ एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, ए को बी और सी का, ए को बी और सी दोनों का, बी प्लस सी दोनों का हाफ मिला। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है, या फिर इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे, ए को बी एंड सी का हाफ मिला। किसका हाफ मिला? बी और सी का। ठीक है, तो ये 2 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, 1 और 2 का रेशियो हो गया। एंड बी रिसीव 2/3 ऑफ ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, फाइंड द मनी रिसीव बाई ए द्वारा प्राप्त की गई राशि है अगर 366 तीनों में बांटे। तो भाई यहाँ भी तो ए बी सी है तीनों, और यहाँ की ए का अमाउंट हो जाएगा 1 अपॉन टोटल 3 इंटू 366। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 कम 3, 3 6 3 122। अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? इसकी ज़रूरत तब पड़ती अगर बी पूछता या फिर सी पूछता, तब दोनों की ज़रूरत पड़ती। सी पूछता तो दोनों की ज़रूरत पड़ती, सिंगल बी पूछता तो यही बहुत था, सिंगल ए पूछता तो यही बहुत था, क्योंकि ए बी सी तीनों यहाँ पे यूज़ हो रखे हैं और ए बी सी तीनों की जो वैल्यू है आपके पास 366 है। ठीक है, ओके। नाउ अगला आपके पास क्वेश्चन है, बिटवीन 2 consecutive years माई इनकम आर इन द रेशियो 2:3 एंड एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:9। यानी इनकम का रेशियो गिवन है आपके पास, कितना? 2 consecutive ईयर्स का कितना है? इनकम का रेशियो है 2:3। कितना है? 2:3। फर्स्ट ईयर का मान लो, ये सेकंड ईयर का। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का, मतलब 2 consecutive ईयर है कोई से भी, 5:9। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियरली हम लिखते हैं। इनकम का फर्स्ट और सेकंड ईयर कितना है रेशियो? 2:3। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का कितना है फर्स्ट और सेकंड ईयर का आपके पास? ये है आपके पास 5:9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, माई इनकम इन द सेकंड ईयर इज़ 27,000। इसका मतलब क्या है कि सेकंड ईयर की इनकम 27,000 है, यानी इस 3 की वैल्यू कितनी है भाई? 27,000 है। के लिख लेता हूँ 27,000 की जगह, ऐसे शॉर्टकट आपको यूज़ करने चाहिए। तो 3 की वैल्यू अगर 27,000 है तो 1 की वैल्यू मैं बीच में लिख देता हूँ, कितनी हो जाएगी? 9,000। तो आप फर्स्ट ईयर की इनकम बता सकते हो कि 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000 हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर की इनकम आपके पास 18,000 है और फर्स्ट सेकंड ईयर की इनकम आपके पास 27,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, माई एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर। एक्सपेंडिचर की कहानी ये, तो फर्स्ट ईयर मतलब ये, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 15,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15, 3, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 27,000। यानी पहले साल खर्च किया 15,000 और दूसरे साल खर्च किया 27,000। इसने क्या बोल रहा है, देन फाइंड द टोटल सेविंग्स फॉर 2 ईयर। 2 साल की टोटल सेविंग आपसे पूछी हुई है। तो आप बताओ, पहले साल कमाए 18 और 3 खर्च कर दिए, तो पहले साल 3 का बचाए इसने। ठीक है, सेविंग है ना, और दूसरे साल की प्लस कर देंगे तो कमाए 27, खर्च भी 27 कर दिए तो 0 बचे। तो 3,000 ही इसकी ओवरऑल सेविंग रही होगी दोनों सालों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप चैप्टर से। ठीक है, देखोगे ध्यान से। कमल स्टार्ट अ बिजनेस विद 9,000 रुपीज़। कमल ने 9,000 रुपये निवेश किए एक बिजनेस में। आफ्टर 5 मंथ्स समीर ज्वाइन विद द कैपिटल ऑफ 8,000। देखो ध्यान से देखना, टोटल साल देख लेते हैं। इफ़ द एंड ऑफ द ईयर, एक साल की बात करिए। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो सबसे पहले कमल ने स्टार्ट किया बिजनेस, फिर 5 महीने बाद कौन आया? समीर। तो कमल और समीर तो कमल तो रहा ही। ठीक है, अब देखो, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा, बिजनेस की बात हो रही होगी, तो आप बोलोगे जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो कैसे आता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम्स। क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम्स। ठीक है, बात आप याद रखोगे। ठीक है, जब चैप्टर चल रहा होता है तब मैं बता ही देता हूँ इसमें।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब आप बताओ कि अगर कमल की बात करूं और समीर की बात करूं तो कमल का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही हम करेंगे, ठीक है, यही प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट कमल की कितनी है, 9000। टाइम इसके बारे में बोला नहीं है, इसने छोड़ा नहीं है, तो पूरे 12 महीने तक इसने किया। कितने महीने तक, 12 महीने तक, ठीक है। और समीर का इन्वेस्टमेंट कितना है, 8000 रुपये है। इनटू टाइम देखते हैं, 12 में से 5 महीने शुरू में आया नहीं, तो कितने महीने बचे इसके बाद, 7 महीने। तो 7 महीने तक इसने इन्वेस्ट करा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आप बोलोगे 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ठीक है। तो 9 तियाँ 27 और 7 दूनी 14, 27:14 हो गया। फिर बोल रहा है एक ईयर में इसने प्रॉफिट कमाया 6970 रुपये। फाइंड द शेयर ऑफ समीर का हिस्सा पूछा है। तो समीर का हिस्सा 14 अपॉन होगा, 14 अपॉन 27 और 14 41 है ना, इनटू कितना है भाई, 6970, ठीक है। यूनिट नंबर देखते हैं, 7 एकम 7, 7 चौको 28 नहीं, 17 एकम 17, 17 चौको 68 1, कितने बार कट गया, 17, यानी 1 जीरो और आ जाएगा। तो 17 चौको 68 और 17 एकम 17 और 6 23, 2380 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब आ गया आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इन अ कैंप 400 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 31 डेज। एक कैंप में 400 लोगों के लिए 31 दिन का राशन था, ठीक है। आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस। 28 दिन बाद 280 लोगों ने छोड़ दिया, मतलब कैंप छोड़ के चले गए। हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द पर्सन। अब हुआ क्या, 400 लोग 31 दिन के लिए कैंप में गए, लेकिन राशन भी उसी हिसाब से लेके गए होंगे। अब जब 28 दिन बाद, पूरे दिन नहीं रहे, इसका मतलब 28 दिन बाद रहे मतलब पूरे दिन नहीं रहे, तो कुछ खाना एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी 31 दिन से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। वही पूछ रहा है वो। अब जो बचे लोग हैं 28 दिन के बाद जो बचे लोग हैं, अब कितने दिन तक वहाँ पे खाना बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे, मान लो एक आदमी 1 केजी खाता है एक दिन में, तो 400 आदमी कितना खाएंगे, इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। एक आदमी एक दिन में 1 केजी खाता है, तो 400 आदमी 31 दिन में इतना राशन खाएंगे, इतना राशन लेके गए, ठीक है। और यही खाना 400 लोगों ने 28 दिन तक तो खाया ही होगा भाई, इतना खाना खा चुके हैं, ठीक है। तो इक्वल कर लेते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा बचा है। अब लोग कितने बचे हैं भाई, 400 लोग में से 280 लोग अगर चले गए तो 120 लोग बचेंगे। 120 लोगों का खाना कितने दिन चलेगा, मान लो x दिन चलेगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, 400 कॉमन आ जाएगा, 400 कॉमन आ जाएगा और 31 से 28 माइनस हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 120 इंटू एक्स। अब आप एक बार ध्यान दो कि ये डायरेक्ट ये वाला तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि जो 3 दिन बचे थे, वो 3 दिन का राशन 400 लोगों का था, और वो 120 में कितने दिन चलेगा। तो बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट ये वाली लाइन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 चौको 12, 40 और 40 धाम 400, यानी x की वैल्यू आपके आगे 10। यानी अब जो राशन 3 दिन चलना था, 3 ही दिन तो बचे थे, 28 के बाद 31 दिन का राशन लेके गए थे, तो फिर कितना बचा, 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100 डेज इफ देयर वर 10 मैन लेस, स्पेलिंग आप सही कर लेना, इट वुड हैव 10 डेज मोर फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, हाउ मैनी मैन वर ओरिजिनली। अब आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, M1D1 इक्वल्स टू M2D2, ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। अब देखना ध्यान से, M1 मतलब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मान लो x पर्सन है, ठीक है। D1 मतलब कितना ले रहे हैं, 100 दिन ले रहे हैं, ठीक है। इफ़ देयर वर 10 मैन लेस, अगर 10 लोग कम होते तो x माइनस 10, पहले x थे अब x माइनस 10 हो गए, ठीक है। D2 कितना, 10 डेज मोर, पहले 100 दिन ले रहे थे अब 110 दिन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11x माइनस 11 था 110, ओके। ये इधर जाएगा तो x बचेगा यहाँ पे, और ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 110 ही बचेगा,
110 ही है ना, 110। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ओरिजिनली जो मैन थे वो कितने थे आपके पास, 110 मैन थे। तो आपको यहाँ पे पहचानना कि M1D1 इक्वल टू M2D2 इस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा। ठीक है, ओके। A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। A B किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन। ओके, A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days। A अकेला करता है तो 12 दिन लगाता है। देन B अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो अगर एलसीएम मेथड से करें तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, मान लो 12 है, एलसीएम तो 12 ही है इसका, तो 12 काम है मान लो, तो 4 तियाँ 12। एक दिन में ए और बी 3 दिन में 3 काम कर सकते हैं और ए एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, तो भाई ये 2 इक्वेशन हो गई ना एक तरीके से। ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बी कितने दिन में अकेले कर सकता है, तो जितना टोटल वर्क है और जितना वो एक दिन में कर सकता है 2 काम, तो जाएगा 6 days। ठीक है, तो 6 दिन में भी कर सकेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरे तरीके से आप क्या करोगे, आप बोलोगे a प्लस बी की जो वैल्यू है हो जाएगी आपकी 1/4। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 1/12। अब आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल लोगे आराम से माइनस करके। तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा इस सिंपल क्वेश्चन में आपको एलसीएम मेथड ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, आसान रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6 days, 8 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। यानी ए कर सकता है आपके पास, ए कर सकता है, बी कर सकता है, सी कर सकता है, ये 6 दिन में कर सकता है। टाइम दे रखा 6, 8 और 12। ठीक है, डूइंग द वर्क टुगेदर दे फिनिश द वर्क एंड दे रिसीव 1350। फाइंड द मनी रिसीव बाय बी। अब जब पैसे बढ़ते हैं तो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, डेज़ को 1/1 कर लेते हैं, 1/8 और 1/12। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 12, 8 और 6 का 24। तो 6 चौकू 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये हो गया। अब पैसा बंटेगा, बी का हिस्सा पूछा है, यानी ये पूछा है, तो 3 अपॉन टोटल आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, इंटू कितना पैसा मिला, 1350। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू लगेगी। तो 3 तियाँ 9, 3 चौकू 12, 1 3 5 15, यानी 450 रुपये बी का हिस्सा होगा। कितना हो जाएगा, 450 रुपये ये हो गया बी का हिस्सा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 pipes working together can fill the tank in 6 hours. One pipe fill the tank in 5 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe alone fill the tank? इसमें ऑप्शन होगा तो ज़्यादा बेटर, आपको आसान होगा, लेकिन नोट्स हैं इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं देता हूँ, बट ऑप्शन से भी आपको करा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पाइप मान लो x घंटे लेता है किसी टंकी को भरने में, तो दूसरा लेगा मान लो x + 5। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा फास्टर आपका। भाई जो कम टाइम लेता है वो फास्टर है, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा आपका, स्लोअर होगा। अब दोनों पाइप जब मिल के चलते हैं तो 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। इसका मतलब है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 1/x + 1/x + 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। अब यहाँ पे ऑप्शन होंगे आपके पास। ठीक है, अब ऑप्शन होंगे किस तरीके से, आपके पास ऑप्शन हो गया, मान लो ए आपका 8 हो गया, बी आपका 10 हो गया, सी आपका 15 हो गया और डी आपके मान लो 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको रखने हैं लेफ्ट साइड में। अब अगर बिना ऑप्शन के इसे करोगे तो यहाँ पे बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको दिख रहा है दोनों मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं करनी है, आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। अगर आप 8 रखते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1/8 + 1/8 और 5 13 होगा। अब ये 1/6 तो किसी हालत में आ नहीं सकता। फिर दूसरा ऑप्शन में चेक करूँगा, 10 रख के देखूंगा, तो 1/x मतलब 1/10 1/10 + 1/10 और 5 15। इसको सॉल्व करोगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 5/15
5/30 का मतलब 1/6। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा एकदम। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको उसे ऑप्शन के थ्रू करना ही चाहिए, है ना, तब ताकि वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये आपका किस तरीके से, मैं आइडिया हल्का दे देता हूँ, x² + 5x ये होगा और फिर हो जाएगा x + 5 + x = 1/6। ठीक है, तो ये है 2x + 5 है, तो 6 दूनी 12x + 6 पंजे 30 बराबर x² + 5x। तो ये सॉल्व करोगे x², ये इधर जाएगा तो क्या कितना बचेगा, -7x और -30 = 0। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। तो 10 × 30 हो जाएगा और 10 में से 3 गए 7, ये हो जाएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10x - 3x होगा भाई, -10x + 3x। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 10, -3 आएगा। इसके रूट्स बता रखा आपको भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फास्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, बट इसमें लगता है थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए ऐसे आपको करना नहीं। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे मैं सही करके बताऊंगा आपको, है ना। तो देखो ध्यान से, इसमें अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्या है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है और टाइम आपको दे रखा है 45 मिनट। ठीक है, कवर करनी है। इफ़ यू कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, यहाँ पे आपको 2/3 कर देना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, 2/3 कर देना है। ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल टाइम टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम हिज स्पीड मस्ट बी व्हाट इन km/h। मतलब अगर उसने, एक सेकेंड, अगर उसने हाफ का डिस्टेंस का मतलब 3 किलोमीटर टोटल टाइम के 2/3 टाइम में कवर करी। टोटल टाइम था 45 मिनट, 45 का 2/3 हो जाएगा 3 15 या 45 30 मिनट। यहाँ पे लग गए से 30 मिनट। तो रिमेनिंग डिस्टेंस उसे कितनी स्पीड से करना चाहिए कवर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस 6 में से 3 चल चुका है, 3 ही बची। ठीक है, टाइम आपके पास 45 में से 30 मिनट खत्म कर चुका है, बचे 15 मिनट। तो आपको स्पीड ही तो चाहिए। यहाँ पे स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा 3 किलोमीटर, टाइम दे रखा 15/60 हो जाएगा अगर इसे आर में चेंज करेंगे। ठीक है, आर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में, जब डिस्टेंस किलोमीटर में होती है तो फिर आपका जो टाइम है वो आर में होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो फिर ये किस में होना चाहिए, सेकंड में। मिनट में तो कभी भी नहीं रहता। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा और 3 चौको 12 km/h यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, 12 km/h। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अ मैन ट्रेवल A to B with स्पीड ऑफ 25 km/h एंड रिटर्न बैक टू A with स्पीड ऑफ 4 km/h। एक पर्सन A से B जाता है, ये मान लो A प्लेस है और ये मान लो B प्लेस है। ठीक है, A से B जाता है, कितने की स्पीड से जाता है भाई, 25 km/h की स्पीड से जाता है। ठीक है, एंड वापस आता है 4 km/h की स्पीड से। ठीक है, ओके। इन द टोटल जर्नी ही टेक्स 5 hours 48 मिनट। 5 hour 48 मिनट। 48 मिनट को आप 60 चेंज करके आवर्स में चेंज कर दो, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 25 और 4 29/5 आर हो गया। ठीक है, अब यानी मान लो जाने में T1 टाइम लगा, आने में T2 टाइम लगा, तो आप बोलोगे T1 + T2 आपका कितना हो जाएगा भाई, 29/5 घंटे। ठीक है, अच्छा टाइम है अगर, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में सेम है ना, वापस भी उतना ही आ रहा है, तो दोनों सेम है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन 25 प्लस डिस्टेंस अपॉन 4 इक्वल टू 29/5। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा इसका, 25 चौको 100, 4D 4 25 25D इक्वल टू 29/5। ये तो 25D हो गया, सॉरी 29D हो गया। क्या हो गया, 29D/100। एक काम करो, 100 को भी काट दो 5 20 बार, इक्वल टू 29, है ना। तो ये हो गया 29 1 जा, यानी डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कुछ मान सकते हैं ताकि इजी हो जाए। तो मान लो जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आने की भी 100 ही किलोमीटर होगी।
तो T1 प्लस T2, यहाँ पे T1 जो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 4 हो जाएगा, है ना, टाइम 4 घंटे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25। तो आप बोलोगे 29 की जो वैल्यू है टाइम की, 4 प्लस 25, 29 की जो वैल्यू है वो 29/5 दे रखी इन्होंने। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/5। तो आपके पास 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, डिस्टेंस 100 की वैल्यू हो जाएगी 100/5, मतलब कि 20 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी आ सकता है। तो ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड, टाइम काफ़ी होता है एप्ट के एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात इतनी है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसकी स्पेलिंग सही कर देना आप, स्टिल वाटर, ठीक है, रुका हुआ पानी होता है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.2 किलोमीटर पर आवर। यानी मैंने बताया था आपको स्टिल वाटर की स्पीड हम एक्स ले लेते हैं, इसकी ये दे रखी है आपको 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई आपको दे रखा 1.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जाने में और आने में, ठीक है। इसे लगा कितना टाइम भाई, 1 घंटा। तो ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, तो आप बोलोगे T1 प्लस T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 hour हो जाएगी। अब आपको पता है कि भाई डिस्टेंस तो सेम होने वाले दोनों केस में, तो D/T, T चाहिए हमें पहले। तो T किस तरीके से आएगी, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो D लिख दी, स्पीड नीचे की साइड ऐड होगी, तो नीचे की साइड स्पीड, भाई नीचे की साइड स्पीड ऐड होती है, आपको पता है, बोर्ड एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1 7/2, 7.2, ठीक है, और मतलब 6 + 1.2, ठीक है। और यहाँ पे T2 हो जाएगा स्पीड 2 इक्वल टू आपका 6 - 1.2, 6 में से 1 गए 7, 6.8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, सॉरी 4.8, 6 में से तो माइनस करें ना, 4.8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे D/4.8 इक्वल टू 1 hour आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हाउ फार इज़ द प्लेस, मतलब डिस्टेंस पूछिए, सिंपल सी बात है। कैलकुलेशन का तरीका आप समझ लो हल्का सा, पॉइंट हटा के 10 लगेगा, पॉइंट हटा के 10 लगेगा, वो ये 10 कॉमन लेके नीचे जा सकता है, ठीक है। और 12 से पूरे होल को मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, 12 × 6 = 72, या 24 से कर दूं, बढ़िया है ज़्यादा, तो 24 से करूँगा तो और ज़्यादा बढ़िया है ना। तो 24 × 3 = 72, 24 दूनी 48 × 24, ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा 12/5, ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा 6, और 2D + 3D 5D इक्वल टू 12/5, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 12 × 6 = 72/25, है ना। डिस्टेंस हो जाएगी 72/25, भाई डिस्टेंस आ जाएगी ना यहाँ से, तो डिस्टेंस ये 25 नीचे चल जाएगा और 12 × 6 = 72 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 हो जाएगा, और बचे 22 और 220, 25 × 220, और फिर ये 2.8 के समथिंग यहाँ पे आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, अ ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ, एक सेकेंड, अ ट्रेन इज रनिंग, इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर if the length of the train is 110 meter, and then find the time taken by it to cross a platform 132 meter of length। अब हमेशा क्या बोल रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला देखो ध्यान से। जब दो ट्रेन चलती है, एक सेकंड, ये थोड़ा ऊपर चला गया आपका सॉल्यूशन क्षेत्र में, ओके। तो क्रॉसिंग टाइम पूछेगा हमेशा आपसे, क्या पूछेगा, क्रॉसिंग टाइम पूछेगा। दो ट्रेनें होंगी, या ट्रेन किसी को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, या ट्रेन को पार कर रही है। ट्रेन चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, है ना। क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू D1 + D2 अपॉन S1 ± S2, ये बताया था मैंने आपको, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग देखना है, ये जो D1 है, ये D1 है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, जिस ट्रेन की लेंथ है ये, और ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है। ये स्पीड ट्रेन की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसको पार करता है या जो पार हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगेगा,
आपको बोल रहा है डिस्टेंस d1 प्लस d2। अब लेंथ ऑफ ट्रेन 110 है तो आप बोलोगे 110 ही हो गई, प्लस ये प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दे रखी, पार कौन हो रहा है, प्लेटफॉर्म पार हो रहा है 132, अपॉन स्पीड सिर्फ ट्रेन की आएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म तो खड़ा है, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये हट जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो हो जाएगा 72। अब 72 है, ये जो ये ऊपर दे रखा मीटर में, तो ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 करके, तो 18 चौको 72, 20 हो जाएगा यहाँ पे ये, है ना। तो 100 200 242 अपॉन 20। ठीक है भाई, 2 धाम 10, 2 12, 2 एकम 2, यानी 12.1 सेकंड आपका क्रॉसिंग टाइम आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला एक्चुअल में तो यही होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। आप जाओ स्टार्टिंग के 15 मिनट भी आप उसके वीडियो को देखोगे तो भी आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इस चैप्टर में होता क्या है एक्चुअल में, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 132 ड्यू इन 2 years 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 5% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है, और 132 रुपये हुए हैं, 132 रुपये हुए हैं, हो गए हैं, ये अमाउंट है एक तरीके से। तो प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो 1 साल में अगर 5% तो 2 साल में 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा भाई। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 110%। 110% की वैल्यू दे रखी है आपको 132, तो 11 धाम और 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 100% की वैल्यू ही प्रिंसिपल होती है। 10 की वैल्यू है 10 से ही मल्टीप्लाई करना है बस। 120 आपका करेक्ट आंसर है। अब 120 का 5% देख लो, 6 रुपये है, ठीक है। फिर 6 रुपये अगले महीने मिलेंगे तो 12 मिलेंगे, 12 इसमें जोड़ोगे तो 132 हो तो गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 120 एकदम करेक्ट आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर। किसी नंबर को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। ठीक है, किसी संख्या को 5 से, अच्छा एक्चुअली सॉरी 5 से डिवाइड करना है भाई, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5, 5 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो हमें क्या मिलता है भाई? 3 मिलता है रिमाइंडर की फॉर्म में, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। इस नंबर के यानी स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आसान तरीका सबसे यही है कि आपको क्या करना है भाई, इस x की जगह कोई ऐसा नंबर ले लो जिससे रिमाइंडर 3 बच जाए। तो सबसे छोटा नंबर है, x की जगह 8 ले लो, क्योंकि 5 ही कम 5 करेंगे तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। तो x की जगह मैंने ले ले 8। अब 8 के स्क्वायर 64 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 60 तक कंप्लीट कर जाएगा। या फिर अगर आप दूसरा नंबर भी लो, दूसरा नंबर जैसे मैं बोलूँ 13 ले लो, 5 का टेबल पढ़ते जाओ, टेबल में 3 जोड़ते जाओ, रिमाइंडर बच ही जाएगा 3, ऑब्वियस सी बात है। तो 5 से करूँगा, 5 दूनी 10, कितना बचा? 3 रिमाइंडर बच गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 को 5 से करूँगा तो 165 तक कंप्लीट कर जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 4। आंसर 4 ही आना है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 95 है, ठीक है, माइनस 3 की पावर 58 है। 3 की पावर कितनी है? 58 है। अब देखो मैंने आपको बताया था 4 4 के टेबल छोड़ देना है, तो 7 की पावर हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 4 3 12, 3 तो पावर 3 बचा, माइनस और ये 3 की पावर 4 का टेबल का पड़ेगा तो 4 एकम 4, 1 4 चौको 16 बचा, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। यूनिट नंबर कितना आएगा? 7 से 49, 9 से 63, 3 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब -6 मत कर देना इसको, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये 3 भी बहुत बड़ा नंबर होगा पीछे, क्योंकि 7 की पावर ये 95 था और 3 की पावर 58, इसके पीछे भी बहुत सारे नंबर होंगे।
तो जब आपके पास ऊपर बड़ा होता है उससे आपको 9 माइनस करना है, तो आप एक कैरी लोगे ना, तो 13 में से 9 गए, आप बोलोगे 4, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये था। तो रिवीजन में हमने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर रहे हैं, और आई थिंक 20+ क्वेश्चंस हम डन कर चुके हैं, और 20 क्वेश्चन ही आपके लगभग आने हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, देखो तरीका अब क्या होना चाहिए आपके लास्ट दिनों में, क्या तरीका आपके पास होना चाहिए कि आपको मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, है ना, जितने मैक्सिमम लगा सकते हो उतने लगाओ, क्योंकि इसके मॉक टेस्ट में ज़्यादा बड़ी महाभारत नहीं है, 100 क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में कंप्लीट में, और उसमें ज़्यादा इतनी आफत भी नहीं आती कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इंटरेस्ट भी रहता है क्योंकि ईजी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये रिवीजन क्लास थी आपकी, सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें आप देख सकते हो जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आई, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आई, तो उस चैप्टर को उठाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, मैंने सारे चैप्टर अच्छे से डिटेल में करवाए हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।